Hello, Assalamu alaikum and welcome to Dr. Amna Lectures. So our today's topic is diarrhea. So आज हम जानते हैं कि डायरिया क्या होता है, डायरिया की कॉजेस, सिम्टम्स, टाइप्स, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है। सबसे पहले ये हमारे पास स्टूल चार्ट है। तो ये सारी टाइप्स होती हैं, इसकी बेस पर आप क्लासिफाई या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है या नॉर्मल कंडीशन है। सो टाइप 1 में अगर सेपरेट या हार्ड लम्प्स हुए, जैसे कि आपको पिक्चर दिख रही होगी, तो डैट मीन्स यू हैव सीवियर कॉन्स्टिपेशन। टाइप 2 में लंपी या सोसेज लाइक होगी, तो डैट मीन्स यू हैव माइल्ड कॉन्स्टिपेशन। टाइप 3 में आपको दिख रही होगी पिक्चर, क्रैक्स होंगे सरफेस पे और ये होगी नॉर्मल कंडीशन। और टाइप 4 भी नॉर्मल है, लाइक स्मूथ सॉफ्ट और स्नेक लाइक होगी, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। टाइप 5 में फाइबर की कमी की वजह से ऐसे सॉफ्ट ब्लॉब्स बनते हैं। और टाइप सी माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में कंसिस्टेंसी जो होगी वो मशी होगी। और टाइप 7 में सीवियर डायरिया हो जाता है और इसमें जो लिक्विड कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है विथ नो सॉलिड पीसेस, यानी कि लिक्विड ओनली सिर्फ लिक्विड रहता है, सॉलिड पीसेस कोई नहीं होते इसमें। अब डायरिया पर आ जाते हैं। तो डायरिया क्या होता है, डायरियल डिजीज़ जो होती है वो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होती है, यानी कि ये जानलेवा भी हो सकती है। और माल न्यूट्रिशन होती है इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ओल्ड, यानी कि जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत ही कॉमन होती है और डेथ भी कॉज कर सकती है अकॉर्डिंग टू WHO। अब डायरिया में क्या होता है, डायरिया जो है रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल एब्जॉर्प्टिव स्टेटस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन टू सेक्रीशन, यानी कि जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की जो एब्जॉर्प्शन का जो नॉर्मल फिनोमिना जो है, नॉर्मल जिसे वो सेक्रीशन जो उनकी होती है वो इसमें उसका रिवर्स हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस या इम्बैलेंसेस आ जाती हैं। अब इसमें जो होता है वो इंक्रीज वाटर कंटेंट होता है स्टूल्स में, यानी कि इसमें जो वाटर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है स्टूल्स में। और ये किस वजह से होता है कि हमारी जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का जो प्रोसेस है उसकी फिजियोलॉजी यानी कि उसके फंक्शंस में कुछ इम्बैलेंसेस हो जाती हैं। इंटेस्टाइनल लाइनिंग में वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता और वाटरी स्टूल बन जाता है। अब डायरिया की कंडीशन में 3 लूज लिक्विड और वाटरी बॉवल मूवमेंट्स ईच डे, यानी बॉवल मूवमेंट्स जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है इसमें। अब वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो वो हमारे स्टूल के साथ ही सेक्रीट हो जाता है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी स्टूल के साथ ही सेक्रीट होते हैं, तो वो उसका भी वेस्ट बहुत हो जाता है, तो इस वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी बहुत सीवियर हो जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ डायरिया। अब डायरिया कितने टाइप्स के होते हैं, एक्यूट डायरिया भी होता है, परसिस्टेंट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया जो होता है वो लूज वाटरी डायरिया होता है जो कि 1 से 2 दिन तक रहता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप होती है और ख़ुद ही ये चला भी जाता है विदाउट ट्रीटमेंट के बगैर ये चला भी जाता है। और परसिस्टेंट डायरिया जो होता है वो 2 से 4 वीक्स तक रहता है। क्रॉनिक डायरिया जो होता है वो मोर देन 4 वीक्स तक रहता है। तो ये सब इसकी टाइप्स थी। नाउ मूव टूवर्ड्स इट्स कॉजेज़। अब इसकी कॉजेज़ की बात करें तो वायरसेस की वजह से भी कॉज हो सकता है, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। अब वायरसेस में साइटोमेगालो वायरस की वजह से हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस से भी हो सकता है, रोटा वायरस भी हो सकता है। और पैरासाइट्स में गियार्डिया लम्बिया एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम की वजह से हो सकता है। और बैक्टीरियल में कैम्पाइलोबैक्टर हो गया, साल्मोनेला हो गया, ई कोलाई हो गया, ये सब कॉज कर सकते हैं डायरिया। और कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, लाइक एंटीबायोटिक्स हो गई, कैंसर ड्रग्स हो गई एट्सेट्रा। और लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से भी हो सकता है। वो लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं तो वो मिल्क में लैक्टोज जो शुगर होती है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वो अगर ले लें तो उसके बाद उनको डायरिया हो जाता है या गैस ब्लोटिंग, ये सारी कंडीशंस होती है फिर। या किसी भी सर्जरी की वजह से हो सकता है, एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से हो सकता है, कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है, क्रॉन्स डिजीज़ होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, सीलिएक डिजीज़ हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया।
अब इनमें ये जो डिजीज़ेज़ होती हैं, अब इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाते, माल एब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है। या फूड पॉइज़निंग भी हो सकती है। आपने अगर कंटामिनेटेड कोई फूड अगर ले लिया है तो उससे भी डायरिया हो सकता है। और कुछ फूड एलर्जीज़ भी होती हैं जिनको लेने के बाद डायरिया हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले वेट लॉस होता है, फीवर होता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और वॉमिटिंग, सीवियर पेन और ब्लड। अब सीरियस जो सिम्टम्स इसकी होती है उसमें ब्लड या म्यूकस आता है आपके स्टूल में, वेट लॉस होता है और फीवर जो होता है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है। और इसके अलावा अर्जेंट नीड टू हैव अ बॉवल मूवमेंट भी इसके सिम्टम्स हैं। अब डायरिया की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? डिहाइड्रेशन जो है इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न होती है डायरिया की। और इसमें स्पेशली जो इन्फेंट्स हो गए, पीपल 65 ईयर्स ओल्ड जो हो गए और जिनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, इनमें डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब डिहाइड्रेशन की वजह क्या होती है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं बॉडी से। ऐसी कंडीशन में डायरिया को ट्रीट ना किया जाए तो ब्लड में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि ऑर्गन फेलियर की वजह बनती है। अब डिहाइड्रेशन की वजह से जो ऑर्गन्स तक ब्लड का फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है और ये लीड करता है ऑर्गन फेलियर को, जैसे किडनी फेल हो गया, स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया और डेथ भी हो सकती है डिहाइड्रेशन से। अब बच्चों में डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन होती है उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो सनकन फॉन्टेनेल। इसका मीनिंग ये होता है कि जो बेबी के स्कल पर जो सॉफ्ट स्पॉट होता है वो डीप हो जाता है, लाइक कर्व जैसे फील करने पर लगता है कि वो अंदर की तरफ हुआ हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि बेबी जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन इसमें है। और रिड्यूस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ओलिगोरिया होती है, टैकीकार्डिया की कंडीशन होती है, आइज जो होती है सनकन होती है और टेयरलेस होती है, टैकिपनिया होती है, एबनॉर्मली रैपिड ब्रीदिंग होती है। तो ये सारी सिम्टम्स होती है तो डैट मीन्स के बेबी सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ब्लड टेस्ट करते हैं कि डायरिया किस वजह से हुआ है। स्टूल टेस्ट भी करते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से या पैरासाइट्स की वजह से डायरिया हुआ है। या सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी की जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स इसकी होती हैं। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले ओरल प्रोटेक्टेंट्स एंड एड्सॉर्बेंट्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्योलिन पेक्टिन और बिस्मथ सबसैलिसाइलेट। ये जो है वो एक्ट करता है लोकली गट ल्यूमेन के अंदर और एड्सॉर्ब कर लेता है बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को और प्रोवाइड कर देता है प्रोटेक्टिव कोटिंग इन्फ्लेम्ड म्यूकोसल सरफेसिस पर। सेकंड जो है वो ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट दिए जाते हैं। लोपिरामाइड होगी जिसमें एट्रोपिन हो गया और ये डिक्रीज कर देती है जीआई सेक्रेशन और मोटिलिटी को। और इसके अलावा टॉक्सिन बाइंडर्स भी कुछ दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोलिस्टायरामीन हो गया। और एंटीमेटिक्स, अगर वॉमिटिंग नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन है तो एंटीमेटिक्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनसेंट्रोन ये दी जाती है ओरल या आईवी। और सिक्स जो है वो फिनोथाइजीन्स हो गई। फिनोथाइजीन्स फॉर एग्जांपल प्रोक्लोरपेराजीन या क्लोरप्रोमाजीन दिए जाते हैं नोजिया वॉमिटिंग और हिकअप्स की कंडीशन होती है तो उसके लिए। और एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए। नाउ इसकी प्रिवेंशन क्या होती है और डायरिया को कैसे अवॉइड किया जाता है? सबसे पहले तो गुड हाइजीन होनी चाहिए, सैनिटेशन की कंडीशन होनी चाहिए और कंटामिनेटेड फूड को अवॉइड करना चाहिए और हैंड्स जो है वो वॉश प्रॉपर करने चाहिए और फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक उनका अच्छा होना चाहिए।
वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए फैटी या स्पाइसी या शुगरी फूड्स को। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी हो सकती है। और डिहाइड्रेशन की कंडीशन आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि उसमें कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें और ये सारी जो प्रिवेंशन है इनको सही प्रॉपर इनका यूज़ करें ताकि डायरिया की कंडीशन ना हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डायरिया। आई होप यू लाइक इट। So kindly do share and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.